तुम आज फिर उस लड़के से मिलने जा रही हो? अरीशा शीशे के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। बेड पर बैठी मारूफ ने किताब बंद करते हुए पूछा। हाँ, अपने होने वाले शौहर से मिलने जा रही हूँ, वो आंखों में काजल डालते बोली। अरीशा, एक बात सोच कर बताना, अगर कल को तुम्हारी शादी उस लड़के से ना हो, किसी और से हो जाए, तब क्या करोगी? मारूफ बड़े गौर से उसे देखते हुए बोली, जिसके हाथ एक पल के लिए काजल लगाते लड़खड़ाए थे। मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। काजल लगाकर अब उसके हाथ में लिपस्टिक थी। अगर तुम्हारी शादी किसी और से हो गई, तुम उसे पूरे दिल से ना अपना पाई, या कल कला को तुम्हारा माजी तुम्हारे सामने आ गया, तब क्या करोगी? मारूफ ने अपना सवाल दोबारा घुमा फिरा कर पूछा। मैं शादी सिराज से नहीं, मेरी शादी सिराज से नहीं हो, ऐसा सोचना ही मौत के बराबर है मेरे लिए। मैं उनसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। तुम उस दिन की मेरे पीछे पड़ी हो। अब तुम बताओ मारूफ, क्या मोहब्बत करना गलत है? वो अपना दुपट्टा गले में डालकर उसकी तरफ मुड़ी। गलत? मैंने कब बोला कि मोहब्बत करना गलत है? ये एक ऐसा इमोशन है जो हर इंसान में पाया जाता है, और जिसमें ना पाया जाए उसे मैं इंसान ही नहीं समझती। मारूफ मुस्कुरा कर बोली। तो मसला क्या है? तुम क्यों हर वक्त मेरी दादी अम्मा बनी रहती हो? मत भूलो कि हमारी दादी माँ को मरे काफ़ी अरसा हो गया है, वो चिढ़कर बोली। मसला सिर्फ इतना है, अगर तुम उससे और वो तुमसे मोहब्बत करता है तो उसको बोलो रिश्ता भेजे, चाहे निकाह कर लो, रुखसती बाद में करवा लेना, पर यूं छुप कर मिलने मत जाओ। देर रात तक उससे बातें मत करो, हमारा इस्लाम इससे मना करता है। मारूफ उसे समझाते हुए बोली। ओ प्लीज़ मारूफ, अभी हम लोग शादी के लिए तैयार नहीं हैं। अभी मेरी उम्र ही क्या है, 18 साल ही होगी। अभी शादी कर लूँ? मुझे सिराज से मिलने में कोई मसला नहीं, और प्लीज़ तुम भी खुश रहो। अभी मुझे लेट हो रहा है, सिराज मेरा इंतज़ार कर रहे हैं नीचे, चलती हूँ मैं। वो अपना पर्स कंधे पर डाले कमरे से बाहर निकली। या अल्लाह इसे हिदायत दे। मारूफ कमरे की खिड़की में खड़ी हुई तो सामने सड़क पर अरीशा हंसते हुए सिराज की गाड़ी में बैठ रही थी। हाजिम, तुम्हें क्या लगता है, उस माजिद को सज़ा मिलेगी या बच जाएगा वो? सुल्तान साहब चाय का सिप लेते हुए सामने बैठे हाजिम से बोले। डैड, उसको सज़ा मिले या ना मिले, इस सब में हमारा कोई नुकसान नहीं। हमने जो करना था कर दिया, उनकी इज्जत की धज्जियां उड़कर रह गई हैं। हाजिम मुस्कुराते हुए बोला। काश मैं उस वक्त उनकी शक्ल देख पाता तो मज़ा ही आ जाता। जहांगीर खान को अपनी बेजा दौलत पर बड़ा गरूर था। आज उसी के बेटे ने सारे ज़माने के सामने उसी की इज्जत की धज्जियां बखेर दी। सुल्तान साहब ऊंचा कहकहा लगाते हुए बोले। डैड, आप बस देखते जाएं, उनकी इज्जत तो बर्बाद हुई ही है। अब बहुत जल्द वो सड़क पर भी होंगे, अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर। अगर वो सब बेघर ना हुए ना, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। डैड, आपका बदला ज़रूर पूरा होगा। हाजिम हाथ में पकड़े ग्लास को देखते बोला, जैसे उस ग्लास में उसे अपने दुश्मन नज़र आ रहे हों। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा ही होगा। आफ्टर ऑल जोया भी तो है वहाँ, हमारी सबसे बड़ी हथियार। उनके छक्के छुड़ाने के लिए काफ़ी है वो। सुल्तान साहब शैतानी मुस्कुराहट लिए बोले। डैड, वो सब तो ठीक है, पर न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जोया उस अल्तमश खान की बहुत तरफदारी करती है। कहीं अगर उसने मेरी बजाय उसे चुन लिया तो? आखिर में उसकी आवाज़ में वाज़ेह डर था, किसी को खो देने का डर। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बिला वजह ही टेंशन ले रहे हो। जोया सिर्फ तुम्हारी है, उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। जब सब खत्म हो जाएगा तब मैं खुद उस अल्तमश से जान छुड़वा कर जोया को तुम्हारे हवाले करूँगा। सुल्तान साहब ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा तो हाजिम खुलकर मुस्कुरा दिया। दादा जान, मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माजिद रोते हुए जहांगीर खान के कदमों में गिर गया। वो आज ही जेल से छूट कर आया था। जहांगीर खान, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। तुमने तो हमें जिंदा कब्र में डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जहांगीर खान ने अपना पाँव छुड़वाकर गुस्से से भरपूर लहजे में कहा। दादा जान, एक दफ़ा माफ़ कर दें, आज के बाद आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। आप जैसा बोलेंगे मैं बस वही करूँगा, सब छोड़ दूँगा। माजिद अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, साथ में थोड़ा रो भी दिया।
माजिद, तुम तो शुक्र अदा करो कि जेल से निकल आए, वरना वो एसपी अरहम तो तुम्हें मौत की सज़ा दिलवा कर ही रहता। ये तो अच्छा हुआ कि मैं उस लड़की के बहन भाई से मिला, डरा धमका कर और थोड़े पैसे देकर उन्हें रिपोर्ट वापस लेने पर मजबूर कर दिया, वरना वहीं सड़ रहे होते तुम। खालिद साहब नहूसत से बोले, अब्बा बहुत मेहरबानी, माफ़ कर दें। माजिद अब खालिद साहब के सामने जाकर माफ़ी मांगने लगा। किसी खुशफहमी में मत रहना कि हमें तुम्हारी फ़िक्र थी, इसलिए छुड़वाया। सारी बरादरी और गांव के सामने हम यही कहेंगे कि तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगा था। एक पोता तो हाथ से निकल चुका है, अब हम दूसरा नहीं खो सकते। जहांगीर खान गुस्से से बोले और अपने हुक्के की तरफ मुतवज्जो हुए। खालिद साहब के इशारे पर माजिद उस कमरे से निकलकर ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, सामने सायरा को गोद में लिए नाइला बैठी थी। अपने सामने माजिद को देखकर उसने नफरत से मुंह फेर लिया। माजिद ने उसे इग्नोर किया और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गया। सायरा को सुलाकर उसने बेड पर लिटाया। तब तक माजिद वॉशरूम से निकल आया था। लगता है कि शोहर को सही सलामत देखकर ज़रा बराबर खुशी नहीं हुई। सारा पर कंबल देती नाइला को उसने तंजिया अंदाज में कहा, जब शोहर किसी मासूम का कत्ल करके घर वापस आए ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी बीवी को खुश होना चाहिए। पाँव में चप्पल डालते वो बोली, एक दिन में ही ज़ुबान इतनी लंबी कर ली। वो गुस्से से आगे बढ़कर उसका चेहरा दबोचते हुए बोला, जब सामने एक मुजरिम खड़ा हो ना, तो ज़ुबान लंबी हो ही जाती है। वो तंजिया अंदाज में बोली, तेरी इतनी हिम्मत तो माजिद खान से ज़ुबान दराजी करे। माजिद ने उसके बाल अपनी मुट्ठी में भरते हुए कहा, छोड़ें। वो चिल्लाई, अब बकवास कर, क्या बोल रही थी तू? माजिद उसका जबड़ा दबाते हुए बोला, तो सुन माजिद खान, थू है तुझ पर। अपनी बीवी के होते हुए एक लड़की से नाजायज़ ताल्लुक़ रखकर उसे हमला किया और फिर खुद ही उसकी जान ले ली। थू है तुझ पर, नाइला हिम्मत करके बोली और आखिर में उसके मुंह पर थूक दिया। इतनी तौहीन पर माजिद की रगें तन गई। उसने झटके से उसे ज़मीन पर गिराया और आगे बढ़कर ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और चटकनी चढ़ाई। जाहिल औरत, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर थूका, आज तो तेरी खैर नहीं। ये सब बकवास करने पर पछतावा होगा तुझे। वो ज़ोर से चिल्लाया और अलमारी की तरफ बढ़ा। नाइला डर गई कि अब न जाने वो क्या करने वाला था। अलमारी से बेल्ट निकालकर वो उसकी तरफ मुड़ा। बेल्ट को देखकर नाइला का रंग उड़ा। अब कर बकवास। उसने ज़ोर से नाइला की कमर पर बेल्ट मारा। उसकी चीख बुलंद हुई, माजिद खान, थू है तुझ पर। वो हंसते हुए बोली। माजिद ने एक बार फिर बेल्ट मारा। वो दोबारा चिल्लाई, फिर वो ना रुका। एक के बाद एक बेल्ट मारता गया। वो लगातार चीखती रही। इन्हीं चीखों की आवाज़ से सायरा उठ गई थी। वो भी रोने लगी। वो नाइला को मारता गया और वो चीखती रही। आखिर थक हार कर वो बेल्ट वहीं पर फेंक कर दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकल गया। नाइला वहीं ज़मीन पर पड़ी, अपनी ज़िल्लत भरी ज़िंदगी का मातम मनाने लगी। वो हलक फाड़ कर चिल्लाई, चिल्लाते चिल्लाते रोने लगी, फिर चिल्लाने लगी। उसे अगर कोई दूर से देखता तो पागल का गुमान होता। जोया, जो कि अरीशा के कमरे में कुछ लेने आई थी, किसी के चीखने की आवाज़ सुनकर उस सिमत भागी। जब नाइला के कमरे से सायरा और नाइला के रोने की आवाज़ें सुनाई दी तो वो भागकर अंदर दाखिल हुई। सामने का मंजर देखकर वो लड़खड़ाई। सामने फर्श पर नाइला लेटी हुई थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और जगह जगह से खून रिस रहा था। वो रो रही थी और कभी चीख रही थी, नाइला आपी। जोया भाग कर उस तक आई। ये सब कैसे हुआ? वो लड़खड़ाते हुए बोली। उसके हाथ कांपे थे। नाइला ने बमुश्किल आंखें खोलकर सामने बैठी जोया को देखा। तभी उसकी आंखों के आगे अंधेरा आया और वो बेहोश हो गई। जोया के हाथ पांव फूल गए। उसने हिम्मत करके नाइला को बेड पर लिटाया। सायरा रो रो कर खुद ही चुप कर गई थी। जोया ने उसके जिस्म पर कंबल दिया। अब क्या करूं? कुछ सोचकर वो दरवाजे की तरफ भागी। वो हर तरफ देख रही थी पर उसे साद नज़र न आया। वो जानती थी कि साद डॉक्टरी पढ़ रहा है और उसका ये आखिरी साल है। शायद वो मदद कर सकता था। रात भी हो रही थी। वो भागती हुई बाहर गार्डन की तरफ आई पर सब खाली था। चूँकि यह हवेली काफ़ी बड़ी थी, किसी का ऊपरी मंजिल पर कमरा था तो किसी का नीचे। काफ़ी दूर दूर कमरे थे, इसीलिए नाइला के रोने चिल्लाने की आवाज़ ना सुनाई दी। जोया को अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। तभी उसे दाखिली दरवाजे से साद और अल्तमश दाखिल होते नजर आए।
वो दोनों आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे शायद। मिस्टर खान, साद भाई चलें जल्दी। वो भागते हुए दोनों के पास आकर बोली, क्या हुआ जोया, रो क्यों रही हो तुम? जोया, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अल्तमश परेशान हुआ। नायला आपी जख्मी है, प्लीज़ जल्दी चलें। जोया ने अल्तमश का हाथ पकड़कर खींचा। व्हाट? भाभी को क्या हुआ? साद हैरानगी से बोला और अंदर की तरफ भागा। जोया और अल्तमश भी भागे। वो तीनों नायला के कमरे में दाखिल हुए। ओह माय गॉड! साद आगे बढ़कर नायला का चेहरा देखते हुए बोला। माथे से खून निकल रहा था। साद ने जल्दी से नब्ज चेक की जो बहुत स्लो चल रही थी। साद, क्या करें, हॉस्पिटल लेकर चलें? अल्तमश परेशानी से बोला। लाला, इनका इलाज जल्दी करना पड़ेगा। हॉस्पिटल बहुत दूर है, मैं गांव की फार्मेसी से कुछ इंजेक्शन और दवाएं लेकर आता हूँ। वो कहकर बाहर की तरफ भागा। गांव की फार्मेसी 5 मिनट की दूरी पर थी। साद बाइक पर गया। इस बेल्ट से मारा गया है। जोया ज़मीन से बेल्ट उठाकर बोली। अल्तमश ने शर्मिंदगी से मुंह नीचे कर लिया। लेकिन भाभी को मारा किसने? लाला तो जेल में है। वह हैरानगी से बोला। मिस्टर खान, इस दुनिया में कोई अमीर को सज़ा नहीं मिलती, सज़ा तो गरीब सहता है। आपके कातिल लाला को आपके अब्बा ने छुड़वा लिया है ताकि उनकी इज्जत सलामत रहे। न जाने कौन सी इज्जत सलामत रखना चाहते हैं वो तंजिया अंदाज में बोली। तभी भागता हुआ साद हाथ में 2 शॉपर पकड़े एक साथ और एक हाथ में फर्स्ट एड किट पकड़े अंदर दाखिल हुआ। उसने जल्दी से नायला को इंजेक्शन लगाए और एक ड्रिप लगा दी। अब वो बाजुओं पर बने जख्मों पर दवाई लगा रहा था। लाला बाहर आ गया और आते ही अपनी बीवी का ये हशर किया। अल्तमश गुस्से से बोला। सायरा के रोने की आवाज़ आई। जोया ने आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में लिया। आपके ख़ानदान के सारे मर्द ही जानवर हैं। जोया सायरा को चुप करवाते हुए अल्तमश की तरफ मुड़ी। अल्तमश ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पानी था। उससे मज़ीद देखा ना गया तो वो पलट गया। जोया भाभी, आप भाभी के बाकी ज़ख्मों पर ये मरहम लगा दें। अब इनकी हालत कुछ नॉर्मल है। ड्रिप ख़त्म होती है तो मुझे बुलवा लीजिएगा, एक और ड्रिप लगानी है। साद मरहम उसे देते हुए बोला। अल्तमश ने सायरा को उससे ले लिया। दोनों कमरे से बाहर चले गए। जोया ने नायला के कपड़े तब्दील किए और उसके ज़ख्मों पर मरहम लगाया। आधे घंटे बाद ड्रिप ख़त्म हो गई तो जोया ने साद को बुला लिया। उसने दूसरी ड्रिप लगा दी। जोया भाभी, रात के 12 बज चुके हैं, अब आप भी जाकर सो जाएं, मैं ताई जान को बुला लाता हूँ। साद उससे मुखातिब हुआ। नहीं, रहने दें, उन्हें सोने दें, मैं नायला आपी के पास ही रहूँगी आज रात। अगर इन्हें रात को किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं ले आऊँगी। जोया बोली। आप फिर सायरा को अल्तमश लाला के कमरे से ले आएँ। हैदर भी वहीं है, सायरा लाला को तंग ना कर रही हो। साद बोलकर कमरे से बाहर चला गया। जोया ना चाहते हुए भी अल्तमश के कमरे की जानिब बढ़ी। अंदर से सायरा के रोने की आवाज़ आ रही थी। उफ चाचू, आपको तो चुप कराना ही नहीं आता, इधर दे। हैदर, जो काफ़ी देर से अल्तमश को देख रहा था, जो सायरा को चुप करवाने की कोशिश में लगा हुआ था, आखिर में चिढ़ गया। लो कराओ चुप, मैं भी देखता हूँ कैसे चुप होती है। अल्तमश ने सायरा उसकी गोद में डाल दी। जोया कमरे में दाखिल हुई। अल्तमश ने बेसाख्ता उसे देखा। भाभी कैसी हैं? वो करीब आकर आहिस्ता आवाज़ में बोला ताकि उस्मान न सुन ले। बेहोश हैं, दूसरी ड्रिप लगी है। वो उस्मान की तरफ देखकर बोली। तुम कैसी हो? अल्तमश को उसका रोता चेहरा याद आया तो पूछ बैठा। वो उसकी तरफ बड़े गौर से देख रहा था। ठीक हूँ, वो बोलकर बिना उसे देखे हैदर की तरफ बढ़ी। उसने रोती हुई सायरा को अपनी गोद में लिया। उफ चाचू, लगता है लड़कियां सिर्फ लड़कियों से ही चुप होती हैं। मैं कब से चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, पर उफ। हैदर सायरा की तरफ देखकर बोला, जो कि जोया के पास जाकर फौरन चुप हो गई थी। हाँ हैदर, और कुछ लड़कियां बिला वजह के नखरे भी दिखाती हैं। वो हैदर के पास बेड पर आकर बैठते हुए जोया को फोकस करके बोला। हैदर, क्या आप चलोगे? जोया उसे इग्नोर करते हुए हैदर से मुखातिब हुई। नो चाची, मैं तो चाचू के पास ही रहूँगा। हैदर अल्तमश के गले में बाहें डालकर बोला। जोया ने चाची लफ्ज़ सुनते ही अल्तमश की तरफ देखा और अगले ही पल वो कमरे से बाहर निकल गई। ये चाची किसने सिखाया? अल्तमश हैदर की तरफ देखकर सवालिया अंदाज में बोला। साथ चाचू ने बोला था, परी आपकी वाइफ हैं तो मेरी चाची हुई, इसीलिए मैं उन्हें चाची कहकर बुलाया करूं। हैदर मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा जी। अल्तमश ने उसे अपने बाजुओं में लिया और उसके पेट में गुदगुदी करने लगा। हैदर खिलखिलाया तो अल्तमश ने मुस्कुराते हुए उसे सीने से लगा लिया।
चाचू एक बात पूछूं? हैदर ने तिरछा होकर कहा। हाँ पूछो। बाबा ने मेरी मामा को क्यों मारा? वो अल्तामिश की तरफ देखकर सवालिया अंदाज में बोला। कुछ पल के लिए अल्तामिश चुप हुआ। क्या जवाब देता वो उसे? ऐसी बात नहीं है, लाला ने भाभी को नहीं मारा, वो तो बस। अल्तामिश बोल ही रहा था जब हैदर बोल पड़ा। चाचू मामा कहती हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं। मैंने खुद बहुत बार देखा है, बाबा मामा को मारते हैं, मामा बहुत रोती हैं, मुझे उन्हें देखकर रोना आता है। हैदर ने अपनी नन्ही नन्ही आंखें साफ करते हुए कहा। तुम मेरे चैम्पियन हो और चैम्पियन रोते नहीं। तुम्हारे मामा बाबा में थोड़ी सी लड़ाई हो गई है, देखना कल सब ठीक हो जाएगा। काफ़ी दिन से हम दोनों चैम्पियंस ने वीडियो गेम नहीं खेली, चलो जल्दी से खेलते हैं। अल्तामिश उसका ध्यान भटाना चाहता था। वीडियो गेम के नाम पर वो सब भूल गया और जल्दी से टीवी ऑन करके गेम रिमोट ले आया। अल्तामिश मुस्कुराता हुआ उसके साथ गेम खेलने लगा ताकि वो बहल जाए। माजिद सारी रात हवेली नहीं आया था, न जाने कहाँ था वो। नाइला को सुबह के वक्त होश आया। जोया पास ही सोफे पर आड़ी तिरछी लेटी सो रही थी। होश आने पर सारे मंजर उसकी आंखों के सामने लहराए। आंसू पलकों की बाढ़ को तोड़कर गाल पर गिरे। किसी के रोने की आवाज़ से जोया की आंख खुली। सामने बेड से टेक लगाकर बैठी आयला पर नज़र पड़ी, जो चेहरा घुटनों पर झुकाए रो रही थी। वो जल्दी से उठकर उस तक आई। आयला आप भी ठीक तो हैं ना आप? शुक्र खुदा का कि आपको होश आ गया। जोया उसके बाजू पर हाथ रखते बोली। नाइला ने अपना चेहरा ऊपर किया, रोकर उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। जोया ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। वो जी भर कर रो दी। कुछ पल बाद वो कुछ बेहतर महसूस करने लगी तो अलहदा हुई। जोया ने पानी का ग्लास पकड़ाया। तुम सारी रात यहीं थी? उसने उसकी तरफ देखकर पूछा। हाँ, वो आपकी तबीयत बहुत ख़राब थी इसलिए। तबीयत? पता नहीं मैं क्यों बच गई। मुझे तो लगा जितना उसने मारा है मौत तो ज़रूर आ जाएगी, पर मैं हूँ ही बदकिस्मत। मुझे भला इतनी आसानी से मौत कैसे आएगी? नाइला ने अपने हाथ देखते हुए कहा, जहाँ पर खराशें थी। अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो, और किसी के लिए भले ना सही पर अपने बच्चों के लिए तो आपको ज़िंदा रहना होगा। जोया उसे हिम्मत देते बोली। जोया, क्या इन हाथों की लकीरों में अपने शोहर के साथ एक पल की भी खुशी नहीं लिखी? क्या इज्जत नहीं लिखी? वो अपने हाथों को देखते हुए बोली। आप ही ऐसा मत कहें, अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ देगा, उससे अच्छे की उम्मीद रखें। नहीं जोया, ये तो सारी ज़िंदगी के रोने हैं। जब भी किसी बात पर गुस्सा होता है, आता है और मुझे मारता है, लानत मलामत करता है, कहता है कि तुम मेरी नहीं मेरी माँ की पसंद हो। अरे जब पसंद नहीं थी तो शादी क्यों की? मेरी ज़िंदगी क्यों जहन्नुम बनाई? वो अपना सर पकड़ते बोली। क्या वो शुरू से आपको मारते हैं? जोया ने हैरत से पूछा। कभी चेहरे पर थप तो कभी बेल्ट से मारना। पहले भी मारता था पर इतना नहीं, कल बहुत मारा, क्योंकि कल मैंने उसके मुंह पर थूका था। कल मैंने उसे उसकी माशूका का ताना दिया, कातिल का, इसलिए इतना मारा। वो मुस्कुराते हुए बोली। जोया को उसकी मुस्कुराहट में दर्द छुपा नजर आया। अब आप क्या करेंगी? मैं क्या कर सकती हूँ? अपने गरीब माँ बाप पर बोझ तो नहीं बन सकती ना, और ना अपने बच्चों से उनकी छत छीन सकती हूँ। यहीं रहूँगी, अब मेरी यही ज़िंदगी है। वो लंबा सांस लेकर बोली। मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ, फिर दवाई खा लीजिएगा। वो बोल कर उठी और थके कदमों के साथ बाहर निकल गई। मुझे तुम सबको कुछ बताना है। सुल्तान साहब डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी घर वालों से मुखातिब हुए। जी डैड बोलें, सिराज मलिक बोला। आज शाम मेरे चाचा बख्तावर शाह अपने पोते के साथ मिलने आ रहे हैं। सुल्तान साहब चाय का सिप लेते बोले। चाचा? लेकिन हमने तो कभी नहीं सुना कि आपके कोई चाचा भी हैं। पहले तो हम उनसे नहीं मिले, सिराज हैरानगी से बोला। थोड़ी नाराज़गी थी, कुछ महीनों पहले ही सब ठीक हुआ। हाजिम और मैं तो उनके घर भी गए थे। हमीदा बेगम रात के खाने की बहुत अच्छी तैयारी कर लीजिएगा, मुझे सब परफेक्ट चाहिए। सुल्तान साहब बोलकर उठ गए। सिराज, थोड़ी देर तक तुम मेरे साथ साइड पर जाओगे, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें भी करना है। हाजिम भी बोलकर उठ गया और अपने कमरे की तरफ बढ़ा। मैं मेड्स को बोल दूं अच्छी सी सफाई कर लें, फिर खाने की तैयारी भी करवानी है। हमीदा बेगम उठकर किचन की तरफ बढ़ी। सीरत, मन्नत, तुम दोनों ने सुना डैड ने क्या बोला? बख्तावर शाह और उसका पोता आ रहे हैं। सिराज सोचते हुए बोला। भाई, हम भी यहीं बैठे हुए थे, हमने सुना है। सीरत हंसते हुए बोली। अरे नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ
अगर डैड के चाचू शाह खानदान से हैं तो हमारे नाम के आगे मलिक क्यों लिखा जाता है? वो उलझन भरे अंदाज में बोला। भाई ज़्यादा सोच रहे हो, जाओ तैयार हो जाओ वरना हाजिम भाई की डांट सुनना पड़ेगी। मन्नत ने उसे याद दिलवाया। अरे हाँ चलो बाय। वो उठकर अपने कमरे की तरफ भागा। जी भाई, क्या बात करना थी? वो दोनों साइट पर पहुंच चुके थे जब हाजिम ने उसे मुखातिब किया। जब सिराज हाजिम से मुखातिब हुआ, तुम आजकल किस लड़की से मिल रहे हो? हाजिम ने टू द पॉइंट बात की। क्या लड़की? नहीं नहीं। सिराज यूं अचानक पूछे जाने पर हिचकिचाया। सिराज झूठ नहीं, सच बताओ। हाजिम सख्त लहजे में बोला। वो भाई, वो अरीशा है, यहीं कॉलेज में पढ़ती है, गांव की है। सिराज गला साफ करते हुए बोला। गांव की? कौन गांव की? कौन से गांव की? किस खानदान की है? हाजिम फौरन बोला। उसके दादा का नाम शायद जहांगीर खान है और एक भाई है जिसका नाम अल्तमश खान है। इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं। सिराज गर्दन झुकाते बोला। हाजिम एक पल के लिए शॉक्ड हुआ, फिर कुछ सोचकर मुस्कुराया। क्या हुआ? इतनी टेंशन में क्यों आ गए हो? फिक्र मत करो, बहुत जल्द हम तुम्हारा रिश्ता लेकर जाएंगे। हाजिम उसे रिलैक्स करवाते बोला। सिराज मुस्कुरा दिया। जहांगीर खान, अल्तमश खान, अब आएगा मज़ा। सबके सामने बड़ी इज्जत की बातें करते हो ना, अब सारी इज्जत निकल जाएगी। बड़ा आया पर्दे में रखने वाला। वो सामने देखते सोचकर हंसा। शाम का वक्त था, हर सू धुंध छा रही थी, सर्दी बढ़ती जा रही थी। चांद की रोशनी धुंध की लहरों में लिपट चुकी थी। हमेशा की तरह आदत से मजबूर होकर वो आज भी खाना खाने के बाद गार्डन में चहलकदमी कर रही थी। अपने गिर्द उसने बीजी की दी हुई काली शॉल लपेटी थी। हेलो जोया जी। वो अपनी धुन में चल रही थी जब पीछे से आवाज़ आई। वो एकदम डर गई। पलट कर देखा तो सामने उस हवेली का मुलाजिम खड़ा था। अरे मैं तो आपको बहुत बहादुर समझता था, पर आप तो मेरी एक ही आवाज़ पर डर गई। वो हंसते हुए बोला। जोया जल्दी से अंदर जाने लगी जब उस लड़के ने जोया का हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत? जोया को तैश आया। वो पलटी और जोर का थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। उसने हाथ छोड़ दिया। वाह रानी, तेरे तो हाथ कितने मुलायम है। इस हवेली में खून बहा के नाम पर आई है, पर आदतें तो देखो महारानियों जैसी हैं। वो पान चबाते हुए हंसा। अपनी हद में रहो। आइंदा अगर तुमने मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश भी की ना, तो आज तो सिर्फ थप्पड़ मारा है, फिर जूते से मारूंगी। वो उंगली उठाकर वार्न करते हुए बोली और वहां से निकल गई। बहुत अच्छे। पनार, मेरे अगले हुक्म का वेट करो। जो मैं कहता हूँ करते जाओ, पैसे की कमी नहीं होगी। पनार के कंधे पर थपकी देते शम्स बोला। जी मालिक, जो आपका हुक्म। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। पनार सीने पर हाथ रखकर झुकते हुए बोला। अभी 9-2-11 हो जा। शम्स ने इधर उधर देखते हुए कहा। पनार अगले ही पल रफू चक्कर हुआ। शम्स अपने गिर्द चादर लपेटते अंदर बढ़ा। माजिद लाला रुकें। कल रात का निकला माजिद अब वापस आ रहा था। हवेली में सबको मालूम हो गया था कि माजिद ने नाइला को मारा है। वो सारा दिन और रात डेरे पर रहा था। बोलो क्या है? थका हुआ हूँ मैं, मुझे सोना है, जल्दी बोलो। वो उकताए लहजे में बोला। लाला आप थके तो बहुत होंगे, आखिर कल भाभी को मारा जो था। अल्तमश तंजन बोला। हाँ मारा, तो तुम क्या करोगे? वो करते हुए बोला। आपको अपने फेल पर ज़रा नदामत नहीं हो रही कि किस बेरहमी से मारा था? भाभी बेचारी रात को मरते मरते बची हैं। वो अपना गुस्सा बमुश्किल कंट्रोल करते हुए बोला। अल्तमश ठीक बोल रहा है माजिद, तुमने जो किया वो सरासर गलत था। अगर कोई ऊंच नीच हो जाती तो फिर हम क्या करते? खालिद साहब की आवाज़ आई जो कि पीछे खड़े थे। वो मेरी बीवी है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ उसके साथ। आप सब कोई नहीं होते मुझे रोकने वाले या मुझसे सवाल जवाब करने वाले। माजिद गुस्से से सबकी तरफ देखकर बोला। लाला कुछ तो खुदा का खौफ करो, वो आपकी बीवी है, जर खरीद गुलाम नहीं। अल्तमश जोर से चिल्लाया। अल्तमश, तुम्हें मैं आखिरी दफ़ा बोल रहा हूँ, मेरे मामलात से जितना हो सकता है ना दूर रहो। छोटे हो तो छोटे बनकर रहो। और अब्बा आप क्या कह रहे हैं कि मैंने गलत किया? तो इस हिसाब से तो आपने सारी ज़िंदगी गलत किया। आप भी तो अम्मा को मारते थे। जब आपके लिए ये सब गलत नहीं था तो फिर मेरे लिए क्यों? माजिद तंजिया अंदाज में खालिद साहब को देखते बोला। खालिद साहब ने शर्म से नज़रें नीची कर ली। आपका कुछ नहीं हो सकता। अल्तमश नफ़ी में सर हिलाते बोला। तुम्हें क्या लगता है मैंने ऐसे ही उस पर हाथ उठाया? उसने मेरे मुंह पर थूका था। माजिद गुस्से से बोला।
जैसे अभी अगर नाइला उसके सामने होती तो एक दफ़ा फिर उसे मारता, हाथ थूका। और मुझे इस बात पर कोई शर्मिंदगी नहीं। अगर एक कातिल और बेवफा शोहर मेरे सामने आकर मुझे ही नाखुश होने के ताने देगा ना, तो मैं उस बंदे पर थूकूंगी। किचन में बैठी हुई थी, सब सुन रही थी। आखिर जब बर्दाश्त खत्म हुई तो जोया का सहारा लेकर बाहर हॉल में आ गई। मैं आपकी बीवी हूँ ना, फिर मेरे होते हुए आपने किसी गैर लड़की से इश्क माशूकी के चक्कर चलाए। मैंने बर्दाश्त कर लिया। जिस दिन आपको पता चला वो माँ बनने वाली है, मैंने उस दिन भी आपको बोला कि उस लड़की से निकाह कर लें, लेकिन आपने क्या किया? कत्ल कर दिया उसका। एक जीती जाती लड़की को मौत के घाट उतार दिया। अरे दिल नहीं कांपा उसे मरते देखकर? जरा दिल में खौफ ना आया आपके? वो जोया से अपना हाथ छुड़वा कर आगे बढ़ते माजिद के सामने आन खड़ी हुई और नम आवाज में गोया हुई। बाकी सब खामोशी से देख रहे थे उसे। हाँ, नहीं आई शर्म, ना उस लड़की को मारते वक्त और ना ही तुम्हें मारते वक्त। बोल क्या करेगी अब तू? वह करते हुए बोला, क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? आइला अंदर चल, शर्म कर, शोहर है तेरा वो। आयमा बेगम ने आगे बढ़कर बात को बढ़ने से रोका और आइला का बाजू पकड़कर बोली, नहीं, आज नहीं, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब और नहीं। उसने अपना बाजू छुड़वाया और दोबारा माजिद से मुखातिब हुई, माजिद खान, तू तो थूकने के लायक भी नहीं, इंतहा का नीच और घटिया इंसान है। मैं तो उस वक्त को लेकर पछता रही हूँ जब तुम जैसे इंसान से मेरी शादी हुई। अपनी ज़िंदगी के कितने साल तुम जैसे इंसान के साथ गुजार दिए, यही सोचकर कि एक दिन तो तुम बदलोगे। पर नहीं, कुत्ते की दुम और माजिद खान दोनों सीधे नहीं हो सकते। आयला बिखरे हुए लहजे में बोली और बोलते बोलते रो दी। साली तेरी इतनी हिम्मत, तूने माजिद खान को गाली दी? माजिद जो कब से उसकी बातें सुन रहा था, आखिर में गुस्से से उसकी रगें फूल गईं। उसने आयला के चेहरे पर थप्पड़ मारा। ये सब इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझ ही ना आया। थप्पड़ इतना शदीद था कि वो ज़मीन पे जा गिरी। भाभी, अल्तमश चिल्लाया, लाला पागल हो गया है क्या? वो आगे बढ़ा और माजिद को रोकने की कोशिश की, जो दोबारा से आयला की तरफ बढ़ रहा था। अल्तमश, छोड़ मुझे, आज इसका कत्ल करके रहूँगा मैं। इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे साथ इस तरह से बात करे। अल्तमश से अपना आप छुड़वा कर आयला की तरफ फिर से बढ़ा। जोया पहले ही आयला के पास आकर उसे उठाने की कोशिश में थी। गरीब माँ बाप की औलाद, यहाँ पर तुझे अय्याशी करवाई, आज तू मुझे ही बुरा भला बोल रही है। माजिद आगे बढ़ा और अपने पाँव से जूता उतारकर आयला की तरफ फेंका। अल्तमश ने बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो तैश में था। अल्तमश से संभाला नहीं जा रहा था। आह, वो चिल्लाई। जूता सीधा उसके माथे पर लगा, जहाँ से हल्का सा खून बह निकला। लाला, होश में आ, क्या कर रहा है? अल्तमश ने उसे पीछे की तरफ धकेला। साद भी इतना शोर सुनकर अपने कमरे से बाहर की तरफ भागा। सामने का मंजर देखकर भौचंका रह गया। भागकर उसने माजिद को पकड़ा। मामा, मेरी मामा, मत मारो मेरी मामा को, उन्हें दर्द होगा। हैदर, जो कि नीचे साइमा बेगम के कमरे में सोया था, चूँकि कमरा पास था, इतना शोर सुनकर वो उठ गया। बाहर जब अपनी माँ को ज़मीन पर रोते देखा और पास ही माजिद, जो कि उसे मारने के लिए दोबारा आगे बढ़ रहा था, ये सब देखकर वो भागकर आयला के गले लगा और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा, मत मारना मेरी मामा को, वो रोती हैं, उन्हें दर्द होगा, मेरी मामा मर जाएगी। नहीं मामा, वो रोते हुए बोल रहा था। हैदर मेरे बेटे, मैं ठीक हूँ। आयला उसकी हालत देखकर परेशान हुई और वो रोते हुए हल्का हल्का कांप रहा था। लाला, खुदा के लिए बहुत तमाशा लगा लिया, और किसी के लिए ना सही, अपनी औलाद के लिए ही चुप कर जाओ। अल्तमश ने उसके आगे हाथ जोड़कर कहा। अल्तमश, साद, हैदर, देखो मेरे बच्चे को क्या हो रहा है। आयला हैदर की बंद होती आंखों को और पीले पड़ते चेहरे को देखकर जोर से चिल्लाई, क्या हुआ? अल्तमश भागकर हैदर का चेहरा अपनी तरफ करते बोला, जो सच में जर्द पड़ गया था और हल्के हल्के कांप रहा था। लाला, इसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाना होगा। साद उसकी बिगड़ती हालत देखकर बोला। सबके सब परेशान हो गए। जल्दी गाड़ी निकाल। अल्तमश ने हैदर को गोद में उठाया और बाहर की तरफ भागा। माजिद भी पीछे जाने लगा। जब साइमा बेगम ने उसका चेहरा अपनी तरफ खींचकर थप्पड़ मारा, काश मैंने ये थप्पड़ तुम्हें तुम्हारी पहली गलती पर मारा होता, तो आज तुम इतने बेहिस जानवर ना बने होते। माजिद, तुमने जितना तमाशा लगाना था ना, लगा लिया। मैं बदकिस्मत माँ हूँ, तुम्हें नहीं बचा सकी। तुम भी अपने बाप की तरह बन गए। खुद को देखो, जानवर बन गए हो तुम।
یا اللہ میرے پوتے کی حفاظت کرنا، تم ابھی کے ابھی اپنی شکل گم کرو، میں تمہیں حیدر اور آئلہ کے آس پاس بھی نہ دیکھوں۔ سائمہ بیگم روتے ہوئے بولیں اور آئلہ کی طرف بڑھیں۔ ماجد غصے سے حویلی سے نکل گیا۔ آئلہ میری بچی اٹھ، حیدر کو کچھ نہیں ہوگا، اوپر والے سے دعا کر، چل اٹھ۔ سائمہ بیگم نے اسے اٹھایا اور صوفے پر لا کر بٹھایا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ پانی لا۔ سائمہ بیگم نے زویا کی طرف دیکھ کر کہا، جو اگلے پل ہی کچن کی طرف بڑھی۔ خالد صاحب یہ سب دیکھ کر اپنے کمرے کی طرف مڑ گئے۔ ان کی آنکھوں سامنے سالوں پہلے کا منظر تھا جب وہ خود یہی سب کرتے تھے۔